अब हम जानते हैं प्रोटिस्टा और मोनेरा जगत के जीवों के बारे में। फ्रेंड्स, मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत के जीवों में समानता यह है कि दोनों ही प्रकार के जीव एक कोशिकीय होते हैं। पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि दोनों ही किंगडम में अगर कोई भी जीव आ रहा है तो उसका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है। फ्रेंड्स, अब इसमें अंतर क्या है, फिर अलग अलग जगत में क्यों रखा? तो मोनेरा जगत के जीव भी एक कोशिकीय हैं, प्रोटिस्टा जगत के जीव भी एक कोशिकीय हैं। तो अंतर यह है कि मोनेरा जगत के जीव प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक का मतलब आप समझते हैं कि प्रो मतलब होता है प्रारंभिक, कैरियो मतलब नाभिक। तो ऐसे जीव जिनकी कोशिका में नाभिक बहुत प्रारंभिक प्रकार का है, अर्थात पूर्णतः विकसित नाभिक अनुपस्थित होता है, तो ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव। और मोनेरा जगत के समस्त जीव कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। और खास बात क्या है कि उनका शरीर केवल एक ही कोशिका से बना होता है। क्या ऐसे जीव और भी होते हैं जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है किंतु मोनेरा जगत में नहीं आते हैं? तो बिल्कुल संभव है ऐसा भी। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं किंतु उनके अंदर नाभिक विकसित होता है और वो नाभिक यूकैरियोटिक सेल कहलाती है, वो उस वजह से यूकैरियोटिक। तो वे सभी जीव जिनके अंदर नाभिक विकसित है यूकैरियोटिक कहलाते हैं। और प्रोटिस्टा जगत में कौन से प्रकार के जीव आएंगे? जिनमें कोशिका तो एक ही है किंतु नाभिक विकसित है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक इस लेवल पर अंतर है। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को हम मोनेरा जगत में रख रहे हैं, मोनेरा जगत, किंगडम मोनेरा। और इसका खास उदाहरण होगा जीवाणु। इसमें जीवाणु हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को किस जगत में रखेंगे हम? प्रोटिस्टा जगत। ये जो प्रोटिस्टा जगत है काफी महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारे पॉइंट समझने को मिलते हैं। आइए देखते हैं वन बाय वन। पहले मोनेरा जगत के बारे में समझे हम। मोनेरा जगत के जीव कौन से होते हैं? मुख्यतः जीवाणुओं की बात होती है। बैक्टीरिया इसमें आते हैं। तो बैक्टीरिया में अगर इनकी बात करें तो ये सूक्ष्मदर्शी होते हैं, एक कोशिकीय होंगे तो, है ना, ये सामान्य बात है कि वह सामान्य नग्न आंखों से नहीं दिखेंगे, सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देंगे। तो मोनेरा जगत के जीव अर्थात जीवाणु कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय होने के साथ ही इनके अंदर जो कोशिका नाभिक है वो नहीं है, तो ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि जीवाणुओं में कोशिका की जो कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके बाहर एक और वॉल होगी, एक और सुरक्षा परत होगी जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं, वह उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और यह पॉलीसेकेराइड तथा एमिनो अम्ल की बनी होती है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पॉलीसेकेराइड तथा एमिनो अम्ल की बनी होती है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड एवं अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल की बनी होती है। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जीवाणुओं की इस कोशिका भित्ति के बाहर भी कोई संरचना होती है। बिल्कुल, तो साइटोलॉजी में इसको हम पढ़ते हैं, वहां ग्लाइकोकैलिक्स होता है ना। तो इसके अलावा और क्या पॉइंट है? जीवाणुओं की के शरीर अर्थात जीवाणु की कोशिका में कोई भी कोशिकांग, विशेष कोशिकांग जिसको हम झिल्ली युक्त कहते हैं, तो कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी क्वेश्चन इससे कवर होते हैं। कोई भी झिल्ली युक्त, है ना, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनिल
झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होता है, नहीं होता है, या ऐसा कहें कि झिल्ली युक्त कोशिकांग बैक्टीरिया में या जीवाणु में अनुपस्थित होते हैं। अब झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित है अर्थात इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी या फिर लाइसोसोम इस प्रकार के कोई भी कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग, चाहे वो एकल झिल्ली से घिरे हो या दोहरी झिल्ली से, वे सभी अनुपस्थित होते हैं। इनके स्थान पर, है ना, इन कोशिकांग, इनके स्थान पर कोई और कोशिकांग होता है, कोई और संरचना होती है। इनके स्थान पर एक महत्वपूर्ण संरचना है जिसको हम कहेंगे मीजोसोम, मीजोसोम, ठीक है। मीजोसोम प्रेजेंट होता है, मीजोसोम उपस्थित होता है, ठीक है। और यह मीजोसोम इन सभी कोशिकांगों की कमी की पूर्ति करता है। इस मीजोसोम के बारे में यह पॉइंट है कि यह जीवाणुओं की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अर्थात कोशिका झिल्ली है उसकी अंतर्वलन, इनर फोल्डिंग से बना होता है, कुछ इस प्रकार से। मान लीजिए ये कोशिका है, बैक्टीरिया की कोशिका, और ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इस सेल मेम्ब्रेन में कहीं कहीं इनर फोल्डिंग है ना, अंतर्वलन। मान लो ये से अंदर ऐसे झुक जाता है या कहीं ऐसे अलग शेप में आ जाता है ऐसे, तो इसे हम क्या कहेंगे, मीजोसोम कह रहे हैं इसको। यह मीजोसोम बैक्टीरिया में किस से बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के अंतर्वलन से। इसका कार्य क्या है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इसने यहाँ पर पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ा दिया है। पहले केवल इतना सा एरिया था, लगभग इतना सा, अब अंदर फैल गया तो कितना, ये इतना बड़ा हो गया। तो यह क्या कार्य करता है, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ा देता है, ठीक है। पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाएगा तो एंजाइम के कार्य करने का स्थान उपलब्ध कराता है। यह श्वसन, है ना, आदि कई प्रकार के कार्यों में सहायता करता है। वहां पर जो एंजाइम काम करते हैं उनको यह मतलब आधार या स्थान उपलब्ध कराता है, ठीक है। इस प्रकार से मीजोसोम का महत्व है। बैक्टीरिया में और कुछ मुख्य बिंदु अगर देखें तो बैक्टीरिया में पोषण की बात करते हैं अगर, तो बैक्टीरिया में अर्थात जीवाणु में स्वपोषण, विषम पोषण, विभिन्न प्रकार के पोषण पद्धतियां देखने को मिलती हैं। जीवाणुओं में पोषण की बात अगर करें तो सभी प्रकार का पोषण देखने को मिलता है। जीवाणु स्वपोषी भी होते हैं और यह विषम पोषी भी होते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि जीवाणु स्वपोषी भी हो सकते हैं, विषम पोषी भी हो सकते हैं। स्वपोषी में भी अलग अलग प्रकार संभव है इनमें, जैसे कि आपने सुना होगा कुछ जीवाणु नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, तो उस कार्य को करने वाले जीवाणुओं में जो पोषण की बात होगी तो कहेंगे कि ये रसायन संश्लेषी स्वपोषी। बैक्टीरिया में पोषण, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो कीमो ऑटोट्रॉप, ऐसा कहेंगे, कीमो ऑटोट्रॉप। रसायन संश्लेषी, ठीक है, स्वपोषी कहलाएंगे। और एक होगा फोटो ऑटोट्रॉप, फोटो ऑटोट्रॉप, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी। और भी बातें करें अगर, स्वपोषी हो सकते हैं बैक्टीरिया, ये दोनों ही स्वपोषण की बात है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट कैसे हैं, स्वपोषी, ठीक। अब इसमें
यह पैरासाइट या परजीवी हो सकते हैं, या फिर यह अपघटक या मृतोपजीवी हो सकते हैं। मृतोपजीवी हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में इन जीवाणुओं को क्या कहेंगे? परपोषी या विषमपोषी। इस प्रकार से जीवाणु में हम कह सकते हैं कि पोषण की विभिन्न विधियां देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, और अगर बात करें यहाँ पर जीवाणुओं के लक्षण की, तो कई जीवाणु परजीवी अर्थात रोगकारी होते हैं, जैसे कि क्षय रोग अर्थात टीबी, जो ट्यूबरकुलोसिस का संक्रमण है, तो वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले, है ना, उस बैक्टीरिया की वजह से होगा। और जैसे कि कॉलरा होता है विब्रियो कॉलरी से। तो जीवाणुओं से होने वाले कई सारे रोग है ना। कई जीवाणु रोगकारी होते हैं, कई जीवाणु सहजीवी प्रकृति के होते हैं, और ये बहुत ही मतलब सहयोगात्मक कार्य करते हैं। तो जीवाणु परजीवी, अपघटक ये सब हो सकते हैं। कई जीवाणु सहजीवी प्रकृति के होते हैं। जैसे कि हम बात करें, हमारी आंत्र में कई प्रकार के जीवाणु ऐसे हैं जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि और आंत्र में जैसे कुछ बैक्टीरियल फ्लोरा कहेंगे उसको, जीवाणु का जो समूह है, तो वो विटामिन उपलब्ध कराएगा, है ना, विटामिन B12 या फिर विभिन्न विटामिन का समूह। ठीक है, इस प्रकार से कई सहजीवी जीवाणु होते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा कि कुछ साइनोबैक्टीरिया कवक के साथ, या ये साइनोबैक्टीरिया साइकस के साथ, साइकस क्या है? एक जिम्नोस्पर्म, साइकस के साथ मिलकर प्रवाल मूल बनाता है ना, कोरेलॉइड रूट। बनाए। ठीक, इसके अलावा और सहजीवी उदाहरण की बात करें तो और भी सहजीवी उदाहरण संभव है। जैसे कि इसमें बात करते हैं हम, और भी आंत्र में मनुष्य की आंत्र में, है ना। और अगर बात करें अन्य कई सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि राइजोबियम जो है वह भी एक जीवाणु है। राइजोबियम यह जीवाणु है ना, लेग्यूम पादप के साथ, सहजीवी रहता है तथा क्या कार्य करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम जीवाणुओं के कई सारे कार्य देखते हैं। कई जीवाणुओं से महत्वपूर्ण जेनेटिक टूल्स मिलते हैं। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ते हैं कई सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, वह भी जीवाणुओं से ही मिलते हैं। और बैक्टीरियाओं को अगर समझने की कोशिश करें तो इनको अलग अलग आधार पर वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाई किया है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। तो दोस्तों, जो बहुत पुराने प्रकार के हैं, जो विषम परिस्थितियों में भी रह सकते हैं, उनको हम आर्कीबैक्टीरिया कहेंगे। और जो सामान्य प्रकार के बैक्टीरिया है, कॉमन टाइप के जो मोस्टली बैक्टीरिया होते हैं, वो ज्यादातर है, वो कैसे हैं? यूबैक्टीरिया है, सत्य जीवाणु जिनको कहा जा सकता है। तो जीवाणुओं की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। जीवाणु, है ना, या मुनिरा जगत के जीव की बात चल रही है।
इसमें एक आते हैं आर्की बैक्टीरिया और एक होते हैं यू बैक्टीरिया। अब आर्की बैक्टीरिया की बात करें, आर्की बैक्टीरिया जो है बहुत विषम परिस्थिति है ना, एक्सट्रीम कंडीशन में जो रह सके उन बैक्टीरियाओं को हम आर्की बैक्टीरिया कह रहे हैं। इसके उदाहरण जैसे रहेंगे, बहुत अति लवणीय क्षेत्र में रह सकते हो, ठीक है, तो थर्मो एसिडोफिल्स, ठीक है, दलदल क्षेत्र में अगर रहे तो मिथेनोजन, ठीक है, गर्म एरिया में तो थर्मो एसिडोफिल, दलदली क्षेत्र में है मिथेनोजन होंगे। और उसके अलावा ऐसे कुछ नाम हो सकते हैं आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, इनको सत्य जीवाणु भी कहते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। इसके उदाहरण की बात करें अगर, अधिकांश बैक्टीरिया इसी में आएंगे और खासकर जैसे कि बीजीए, साइनो बैक्टीरिया इसमें हम पढ़ रहे होते हैं, साइनो बैक्टीरिया इसमें हम, बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनो बैक्टीरिया। अब साइनो बैक्टीरिया की बात करें अगर, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनो बैक्टीरिया, इसके उदाहरणों की बात है तो वो ये है जैसे कि नॉस्टॉक एवं नॉस्टॉक, एनाबिना एवं ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेशन होता है, ठीक है, ये सब बीजीए या फिर साइनो बैक्टीरिया है। ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, बीजीए मतलब नील हरित शैवाल। तो इनके नाम में शैवाल आता है, इनके कई सारे लक्षण या कार्य शैवाल के जैसे ही है, किंतु इनका शरीर केवल एक कोशिकी होता है और वह कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है, इसलिए इनको मोनेरा जगत में रखा गया है। दोस्तों यहाँ पर अगर इनकी बात करें, जो साइनोबैक्टीरिया है, इनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे, ध्यान दीजिएगा एक क्वेश्चन है, जिसे हेटेरो मतलब विषम, अलग खास, हेटेरोसिस्ट कहते हैं, हेटेरोसिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो हेटेरोसिस्ट किन में उपस्थित होती है? साइनोबैक्टीरिया में, जैसे कि नॉस्टॉक। और इसका क्या कार्य है? यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है, ठीक है। ऐसे कुछ पॉइंट इसमें रहेंगे। फ्रेंड्स, फिलहाल बैक्टीरियाओं के बारे में इतना काफी है। और पॉइंट ये हो सकता है, जैसे आकार आकृति के आधार पर बैक्टीरियाओं को बांटे। तो आपने जैसे सुना होगा एक बेसिलस है ना, बेसिलस नाम आता है, बेसिलाई, या फिर कोकस, ठीक है, या कॉमासेप्ट को विब्रियो या स्पाइरेला, इस तरह से नाम। तो बेसिलस शब्द कब आएगा? जब रॉड शेप्ड हो, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये बेसिलस प्रकार के जीवाणु हो गए। और जैसे कि कोकस, ये कब होंगे? ऐसे सर्कुलर हो तो इनको कोकस कहेंगे। और कॉलरी विब्रियो कब कहेंगे? कॉमा शेप, कॉमा जैसे लगाते, ऐसे कॉमा शेप अगर रहे तो उनको विब्रियो कहते हैं। या फिर
स्पाइरल, तो स्पाइरलम कह सकते हैं, ऐसे स्पाइर है ना, स्प्रिंग के जैसा, तो इसको स्पाइरल। इस तरह से बैक्टीरियाओं को है ना इनके आकृति के आधार पर अलग अलग नाम दे सकते हैं। फिर और भी संभावना है, जैसे कि ये कोई एक बेसिलस जीवाणु है और अगर इसमें एक फ्लैजिला है, तो इसको हम कहेंगे मोनो, मतलब एक मोनोट्राइकस, ठीक है। और अगर इसके पूरे शरीर पर फ्लैजिला हो, ठीक है, ऐसे भी बैक्टीरिया आपने देखे होंगे, ऐसे। अगर ऐसा कोई जीवाणु है ना, ये जीव द्रव्य मतलब अनुवांशिक पदार्थ बना देते हैं, पूरे पेरीफेरी पे है, तो इसको कहेंगे पेरीट्राइकस, ठीक। तो फ्लैजिला अर्थात कशाभिका के आधार पर भी जीवाणुओं को वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे कि ये मोनोट्राइकस पेरीट्राइकस हो गया, जैसे कि ऐसा गुच्छा हो, है ना, तो इसको सिफेलोट्राइकस, ठीक। और यदि ये गुच्छा दोनों तरफ हो, या इसके पहले हम देख लें एक एक फ्लैजिला दोनों तरफ हो, तो मोनोट्राइकस का बड़ा भाई एम्फीट्राइकस, ठीक है। और यदि ये एम्फीट्राइकस में एक ये सिफेलो का ऐसा रूप हो, गुच्छे दोनों तरफ अगर हो, तो उसको हम कहेंगे लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस, ठीक है। तो इस तरह से जीवाणुओं को आप अलग अलग स्थान पर पढ़ते हैं। जीवाणु कई प्रकार के संक्रामक रोग करते हैं, जैसे कि टाइफाइड का नाम सुना होगा आपने। टाइफाइड भी जीवाणु के कारण ही होता है, जिसका उस रोगकारी जीवाणु का क्या नाम है, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। ऐसे कई प्रकार के जीवाणु आपको पढ़ने में आते हैं, जो लाभकारी भी होते हैं, नुकसान भी देते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के जीवाणु संभव है। जीवाणु वायु की उपस्थिति में श्वसन करे, ऐसा भी संभव है। वायु की अनुपस्थिति में भी श्वसन कर सकते हैं, एरोबिक, एनारोबिक, अलग अलग प्रकार के जीवाणु संभव है। जीवाणु जब नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रहे होते हैं, तो ये सहजीवी रूप में रहते हुए नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकते हैं। यह स्वतंत्र जीवी रहते हुए भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, जैसे कि एजोस्पाइरलम, एजोटोबैक्टर, है ना, ये सभी। जो साइनोबैक्टीरिया है, ये स्वतंत्र जीवी रहते हुए भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकता है। दोस्तों, और यहाँ पर काम की बात जो है वो ये है कि जीवाणुओं को लेके कोई भी क्वेश्चन कहीं भी बनता है, उसके बेसिक पॉइंट अलग अलग चैप्टर्स में आपको देखने को मिलते हैं। बस आपको एनालिटिकल व्यू से उसको देखना है, तो बैक्टीरिया टॉपिक अपने आप कवर होता है। जैसे कि अगर आप ग्रिफिथ का प्रयोग देखते हैं, तो ग्रिफिथ के प्रयोग में चूहे को अलग अलग आर और एस स्ट्रेन लगाने की बात आती है। तो एक्चुअल में वो आर और एस स्ट्रेन क्या है? एक विशेष प्रकार के जीवाणुओं का समूह है। उसके दो टाइप होते हैं, एक वायरुलेंट घातक होता है और एक नॉन वायरुलेंट यानी कि सामान्य होता है। तो एस प्रकार की जो कॉलोनी होगी उससे वो चूहा मर जाता है, यानी कि उसको निमोनिया हो जाता है, और आर प्रकार से नहीं होता है। तो वहां पर वो जो जीवाणु है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ठीक है, या फिर उसको न्यूमोकोकस भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जीवाणुओं की बात आती है। और भी बायोटेक्नोलॉजी में भी आप जीवाणुओं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एक बीटी कॉटन वगैरह नाम सुना होगा। तो ये बीटी जो है ये क्या है? बैक्टीरिया का नाम है, बैसिलस thuringiensis, ठीक है। इस प्रकार से कई प्रकार मतलब कई स्थान पर आप जीवाणु को पढ़ते हैं। जीवाणु अपघटक प्रवृत्ति के भी रहते हैं। कवक तथा जीवाणु प्रकृति के मुख्य अपघटक है, ये पॉइंट भी आपने पढ़ा होगा। आइए दोस्तों, अब हम प्रोटिस्टा जगत के जीवों के बारे में चर्चा करते हैं। उसके पहले हम एक पॉइंट और कवर कर लेते हैं जीवाणु के बारे में। जीवाणुओं में कोशिका
विभाजन अर्थात बाइनरी फिजन, द्विविखंडन, जिसको हम कहें द्विविखंडन विधि द्वारा मुख्यतः जनन होता है। ठीक है, और भी मेथड होती है, पर सबसे मोस्ट कॉमन पैटर्न जीवाणु में सबसे ज्यादा मुख्य कौन सी विधि है? अलैंगिक जनन है वैसे, तो वो कौन सी विधि? द्विविखंडन, बाइनरी फिजन या कोशिका विभाजन, इस विधि द्वारा जनन होता है। अगर आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो उसमें आपको एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया डिवाइड होते दिख रहा है, तो वो एक प्रकार का द्विविखंडन है, अर्थात अलैंगिक जनन। इस प्रकार से अगर ये टूटते हुए दिख रहा है तो ये द्विविखंडन हो रहा है। ठीक है, तो ये दो जीवाणु बन जाएंगे, 2 से 4, और ऐसे कार्य चलता रहेगा। और अगर बात करें तो जीवाणु किसी भी प्रकार के आवास में रह सकते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। जीवाणु मिट्टी में, हवा में, हमारे शरीर पर और अलग अलग स्थानों पर जीवाणु का होना संभव है। शरीर के अंदर हो सकते हैं, जीवाणु कहीं भी रह सकते हैं। ये सूक्ष्मदर्शी संरचना होती है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, काफी छोटे होते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से जीवाणुओं से कई प्रकार के उत्पाद भी बनते हैं, एंटीबायोटिक्स बन सकती है, यहाँ तक कि जैसे दूध से दही का बनना, ये भी एक जीवाणु के कारण ही होता है। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम हम इस प्रकार से कहते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस भी कह सकते हैं उसको, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या फिर लैक्टोबैसिलस। ठीक है, इस प्रकार से जीवाणु का बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, अब हम आगे बात करें अगर प्रोटिस्टा के बारे में, तो प्रोटिस्टा किंगडम के जो सदस्य है वह एक्चुअल में उनके बारे में अगर बात करें तो वो कुछ सदस्य पादप के समान लक्षण दिखाते हैं, कुछ कवक के समान, कुछ जंतुओं के समान, और कुछ सदस्य ऐसे हैं दोस्तों जो न तो पादप है पूर्णतः, न ही जंतु के समान है, वे दोनों के तरह लक्षण दिखाते हैं। इन जीवों को हम युग्लिना कहते हैं तथा ये पादप और जंतु के बीच की कड़ी भी है। आइए देखते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। किंगडम प्रोटिस्टा उद्विकास के समय अगर इसको समझें तो ऐसा लगता है कि सभी मुख्य जीव इससे होकर ही गुजरे हैं। जैसे कि कुछ इसके सदस्य हैं क्राइसोफाइट, एवं एक और समूह है इसका डायनोफ्लैजिलेट, है ना, डायनोफ्लैजिलेट। तो ये दो सदस्य ऐसे हैं क्राइसोफाइट और डायनोफ्लैजिलेट जो कि पादप के समान लक्षण दर्शाते हैं, और वास्तव में है तो प्रोटिस्ट ही है, तो इनको हम कह सकते हैं कि ये अंततः पादप जगत में रूपांतरित, पादप जगत से संबंधित। ठीक है, अब हम कुछ सदस्य की बात करें, जैसे कि अपवंग कवक, स्लाइम मोल्ड। अब नाम में कवक आ रहा है तो ये कवक के समान लक्षण है, कवक जगत से संबंध रखते हैं। अब कुछ जीव जो हैं जैसे कि उनका नाम है प्रोटोजोवन, प्रोटोजोआ या इसके सदस्यों का नाम प्रोटोजोआ, तो ये जंतु जगत से संबंध दर्शाते हैं। ठीक है, जंतु जगत से संबंध। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इसमें ये सब पॉइंट मिले। पादप जगत में जो इन्होंने वर्गीकृत किया है अंदर जीवों को, वह पोषण के आधार पर अलग अलग समूह में बांटा है। जैसे कि ये क्राइसोफाइट तथा डायनोफ्लैजिलेट है, ये पादप के समान लक्षण दिखाते हैं, अर्थात ये स्वपोषी होते हैं। ठीक है, इनमें प्रकाश संश्लेषण देखने को मिलता है। और अपवंग कवक जो है ये विषमपोषी है। ठीक है, प्रोटोजोआ भी विषमपोषी है। ये मुख्यतः
मृतोपजीवी है, ठीक। और ये जो जंतु जगत से संबंधित प्रोटोजोआ है, यह विषमपोषी इनको कहेंगे, ठीक है। शिकार वगैरह करना, परजीवी रूप में रहना, जैसे भी इस प्रकार से इनमें पोषण को लेकर अलग अलग बातें हैं। एक ऐसा समूह है जिसको युग्लिना कहते हैं। तो युग्लिना ऐसा जीव का समूह है, प्रोटिस्ट है वो, जिसमें कुछ लक्षण पादप के समान है और कुछ लक्षण जंतुओं के समान है। तो पहली बात इसमें जैसे कि इन दोनों में सेल वॉल या कोशिका भित्ति उपस्थित है, ठीक है, इनमें भी कोशिका भित्ति मिलेगी सॉरी, जबकि प्रोटोजोन्स में सेल वॉल अनुपस्थित रहेगी। अब युग्लिना की बात करें तो इसमें सेल वॉल तो अनुपस्थित है, किंतु इसके स्थान पर एक प्रोटीन से बनी हुई परत होती है जिसको हम पेलिकल कहते हैं। पेलिकल, प्रोटीन से बनी परत, यह प्रोटीन से बनी, ठीक है, प्रोटीन से बनी हुई पेलिकल परत होती है। युग्लिना की बात करें तो यह स्वपोषी भी होता है एवं विषमपोषी भी हो सकता है। विषमपोषी भी हो सकता है, ठीक है। वो कैसे संभव है? जब प्रकाश उपस्थित होता है तो युग्लिना के जो सदस्य है, युग्लिना वो कैसे रहेंगे? स्वपोषी, प्रकाश की उपस्थिति में स्वपोषी रहता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पोषण प्राप्त करता है। जबकि प्रकाश की अनुपस्थिति में यह शिकार करके भी पोषण प्राप्त कर सकता है। इसलिए हम कहेंगे कि युग्लिना विषमपोषी भी संभव है। और इसमें उच्च पादपों के समान वर्णक देखने को मिलते हैं, जबकि बहुत सारे दूसरे लक्षण जो है वो जंतुओं के समान है। इसलिए हम युग्लिना को पादप व जंतु के बीच की कड़ी भी कहते हैं। इसे पादप तथा जंतु के बीच की कड़ी कहते हैं, लिंक, ठीक है, लिंक कहते हैं, ठीक है, पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहते हैं। इस प्रकार से आप बेसिक बात जो है प्रोटिस्टा जगत की वो यहाँ पर समझ पा रहे हैं। कुछ ऐसा आइडिया है कि प्रोटिस्टा जगत के जितने भी जीव है वे सभी एक कोशिकी है, किंतु खास बात क्या है? यह यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक, ठीक। तो वे सभी जीव जो एक कोशिकी तथा यूकैरियोटिक होते हैं उनको हम कहाँ रखते हैं? प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा जगत के बारे में एनसीईआरटी बुक कुछ ऐसे कहती है कि इस जगत की सीमाएं ठीक से निर्धारित नहीं है। केवल वे एक ही मुख्य सीमांकन करने का एक ही आधार है कि वे सभी जीव जो एक कोशिकी यूकैरियोटिक होते हैं उनको प्रोटिस्टा में रख सकते हैं। इसी कारण से अलग अलग इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है ना बनता है। कोई जीव किसी वैज्ञानिक के लिए कहीं है तो कोई किसी के लिए कहीं। जैसे कि हम अगर क्लेमाइडोमोनास की बात करें तो क्लेमाइडोमोनास को हम इसी एनसीईआरटी में ही हरीशैवाल, क्लोरोफाइसी के सदस्य के रूप में पढ़ते हैं, जो कि एक कोशिकी ग्रीन एल्गी है। पर वास्तव में अगर इस मापदंड को देखें तो क्लेमाइडोमोनास को प्रोटिस्टा में रखा जाना चाहिए, ठीक है। और ऐसे कई और भी संदेहपूर्ण स्थिति बनती है, पर मुख्यतः बात यह है कि प्रोटिस्टा जगत के जीव कौन से होते हैं? जो एक कोशिकी यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। अब इसमें एक एक करके हम क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, ठीक है, युग्लिना, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोवन, इनके बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। क्राइसोफाइट्स जो होते हैं ये ऐसे प्रोटिस्ट है जो स्वपोषी है, सामान्यतः समुद्र, स्वच्छ जल दोनों में पाए जाएंगे। ये जल में निश्चेष्ट रूप से पैसिवली स्विमिंग कर रहे होते हैं, तैरते रहते हैं। इन जीवों की कोशिका भित्ति में, है ना, बाहर जो भित्ति रहेगी वॉल, उसमें एक विशेष पदार्थ, केसल गुहर कहे तो ज्यादा ठीक है, सिलिका होता है। वो सिलिका उपस्थित होता है जो लंबे समय तक, करोड़ों वर्षों से इनकी मृत्यु के पश्चात समुद्र में एक जगह बैठ गया, जम जाता है, और उस मृदा को हम डायटमस मृदा कहते हैं।
पॉइंट कुछ ऐसा है, प्रोटिस्टा जगत का प्रथम समूह जो है वो है क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट, फाइट वर्ड आ रहा है यानी फाइटा, पादप है। इसके उदाहरण की बात करें तो इसमें एग्जांपल हम देखते हैं डायटम एवं गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी या डेस्मेट भी कहा, ठीक है। इनमें इनकी भित्ति में सिलिका उपस्थित होता है, जिस कारण से डायटमसियस मृदा बनती है। मृदा बनती है, ठीक है। और यह फिर पॉलिश आदि में उपयोगी, ठीक है। इसके अलावा बात करें क्राइसोफाइट्स में साबुनदानी के समान ऐसा पैकिंग वाला पैटर्न रहता है सेल भित्ति में। अगला सदस्य जो है ना, ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, स्वपोषी है ये, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी। नेक्स्ट इसका मेंबर क्राइसोफाइट के अलावा वो है डाइनोफ्लेजिलेट। तो जो डाइनोफ्लेजिलेट है यह, इसमें पहली बात तो दो फ्लेजिला है, दो कशाभिका या फ्लेजिला, दो कशाभिका उपस्थित होती है, जो कि एक शरीर के लंबवत है, मतलब अनुदैर्घ्य है, तो एक अनुप्रस्थ, ठीक है, इस तरह से रहेगी। और इनमें दूसरी बात करें, इसका एक सदस्य जो है लाल तरंग नाम की एक समस्या उत्पन्न करता है, जिसको हम कहेंगे गोनियोलेक्स। ठीक है, गोनियोलेक्स एक डाइनोफ्लेजिलेट है जो कि लाल तरंग उत्पन्न करता है। यह एक टॉक्सिन है ना, या विष स्रावित करता है, जिसके कारण से कई समुद्री जीव है ना, जिसके कारण समुद्री जीव, मछली आदि मृत्यु हो जाती है। तो लाल तरंग पॉइंट क्या है? प्रोटिस्टा जगत का जो डाइनोफ्लेजिलेट होते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है ना, एक रेपिडली बहुत तीव्र गति से बढ़ेगी, और वो वर्णक होता है उसके अलग अलग प्रकार के, और रंगीन रहेगा, रेड कलर का पानी पूरा दिखेगा, जिसको हम लाल तरंग कहेंगे। उसके सदस्य का नाम है गोनियोलेक्स। और ये जो होता है गोनियोलेक्स, इसका समूह रहेगा, ये टॉक्सिन विष स्रावित करता है, और इस विष के कारण अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको लाल तरंग प्रकार की समस्या है। डाइनोफ्लेजिलेट के अलावा, अच्छा, इनमें डाइनोफ्लेजिलेट दो कशाभिका की बात, इसके अलावा जैसे यूग्लिना है, तो यूग्लिना का पॉइंट यही है कि यह पादप व जंतु के बीच की कड़ी है। यूग्लिना में भी दो कशाभिका होती है, एक छोटी होती है और एक बड़ी, दो कशाभिका रहेगी। यूग्लिना में कोशिका भित्ति तो नहीं है, किंतु उसके स्थान पर प्रोटीन से बनी हुई एक पेलिकल परत होती है, जो इसके शरीर को लचीलापन प्रदान करती है। यूग्लिना के बारे में बात करें तो इसमें प्रकाश संश्लेषण भी संभव है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, और यदि सूर्य प्रकाश ना हो तो यूग्लिना शिकार करके भी अर्थात विषम कोशी विधि से भी पोषण प्राप्त कर सकता है। और दूसरी बात करें अगर, अगला इसका समूह जो है वो है अपवंग कवक। अपवंग कवक जो होता है स्लाइम मोल्ड, यह मृतोपजीवी अर्थात मृत पदार्थों पर आश्रित रहेगा, वहां से पोषण प्राप्त करेगा, मींस इसको सेप्रोफाइट कहेंगे। और इसके मतलब
विषम परिस्थितियों में स्पोर के रूप में रहेगा और अनुकूल परिस्थितियों में लंबी फिलामेंटस स्टेज देखने को मिलती है। और इसके अलावा बात करें अगला प्रोटोजोआ, अगला सदस्य इसका जो है वो है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ में कई सारे जीव आते हैं जैसे कि अमीबा, एंटअमीबा हिस्टोलिटिका, एक है ट्रिपेनोसोमा, और भी जीव है जैसे कि पैरामीशियम इसमें आता है। पैरामीशियम के अलावा इसमें मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाला जीव प्लाज्मोडियम भी आता है। ठीक है, इस प्रकार के भिन्न भिन्न जीव इस प्रोटिस्टा जगत में पड़े जाते हैं। खास बात ये ध्यान रखना है दोस्तों कि प्रोटिस्टा जगत के जीव कौन से होते हैं? वे सभी जीव जो एक कोशिकी है और एक कोशिकीय है और यूकैरियोटिक है, उनको प्रोटिस्टा जगत में रखते हैं। बाकी एनसीईआरटी बुक पॉइंट टू पॉइंट हर चीज अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, यही सब कंटेंट मिला जुला है और यही नीट एग्जाम और सारे चीजों बोर्ड में उपयोगी रहता है।